अपराध होते हैं उससे संबंधित है। बेसिकली इस चैप्टर में बात की गई है कुछ चीज़ों की, जैसे कि द कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज, इंजरीज टू अनबॉर्न चाइल्ड, एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट्स, द कंसीलमेंट ऑफ बर्ड्स। जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको अपने आप क्लियर होती जाएंगी। सेक्शन 312 से लेकर 14 तक की जो प्रोविज़न है वो कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज एंड इसकी जो एग्रावेटेड फॉर्म्स हैं उनको एक ऑफेंस के रूप में डिक्लेयर करते हैं। एंड यहाँ पर मिसकैरेज ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है, इसको कहीं पर आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है। अपने पॉपुलर सेंस में इसका मतलब है एबॉर्शन, मतलब ये एक अबॉर्शन का पर्यायवाची मानी जाती है, सिनोनिम मानी जाती है। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं एन एक्सपल्शन ऑफ द इमैच्योर फॉइटस एट एनी टाइम बिफोर इट रीचेस फुल ग्रोथ, मतलब पूर्ण विकास तक पहुंचने से पहले किसी भी समय अपरिपक्व भ्रूण का निष्कासन, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन किया जाना, जो बच्चा है उसके पैदा होने से पहले, उसके गर्भाशय से बाहर आने से पहले अगर प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन किया जाता है। और मिसकैरेज को ये भी कहते हैं कि इट इज़ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या फिर प्रेगनेंसी लॉस, और ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी बाय रिमूवल ऑफ एन एम्ब्रियो और फॉइटस, मतलब जो फॉइटस है या फिर एम्ब्रियो है उसको रिमूव करना और इस तरीके से प्रेगनेंसी को एंड करना, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन किया जाना, इसको कहते हैं मिसकैरेज। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अपने आप ही नेचुरली क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है गर्भाशय में, अपने आप ही मिसकैरेज हो जाता है। बट यहाँ पर सेक्शन 312 ऑफ आईपीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर जो कोई वॉलेंटरली, स्वेच्छा से, वॉलेंटरली आपका सेक्शन 39 ऑफ आईपीसी में डिफाइन है, इसको चेक करना कि इसका मतलब क्या होता है। तो जो कोई भी वॉलेंटरली, स्वेच्छा से क्या करता है, एक विमेन जो कि विद चाइल्ड, मतलब ऐसा नहीं गोद में बच्चा लिए हुए है, यहाँ पे विद चाइल्ड का मतलब है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन है। तो अगर जो कोई वॉलेंटरली एक महिला जो कि प्रेग्नेंट है उसको मिसकैरी करवाता है, मतलब उसका मिसकैरेज करता है, तो अगर ऐसा मिसकैरेज गुड फेथ में महिला की लाइफ को सेव करने के पर्पस से नहीं किया गया तो तब वो व्यक्ति जो कि मिसकैरेज करवाया वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन के लिए, जो कि एक्सटेंड हो सकेगी 3 सालों तक, या फिर विद फाइन या फिर विद बोथ। और अगर ऐसा होता है इफ़ द विमेन बी क्विक विद चाइल्ड, बी क्विक विद चाइल्ड का मतलब है कि वो अवस्था, वो स्टेज जब जो महिला है वो फॉइटस को, भ्रूण को, उसकी जो गति है उसको महसूस करती है, मतलब महिला को गर्भाशय में भ्रूण की गति का एहसास होता है, तब इस चीज़ को हम कहते हैं क्विक विद चाइल्ड। परसेप्शन ऑफ विमेन ऑफ एनी मूवमेंट ऑफ फॉइटस, ऐसा कह सकते हैं। लाइक जैसे कि आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी में, मेरी फेवरेट मूवी है, वो बोलता है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, तो फिर जो बच्चा होता है वो किक मारता है। तो मतलब इस तरीके से कहने का मतलब है कि जब बच्चे के होने का, बच्चे के मूवमेंट का महिला को एहसास होता है, एहसास होने लगता है, तो उस टाइम पर अगर मिसकैरेज किया जाता है तो जो कोई वॉलेंटरली मिसकैरेज करवाया है और ऐसा मिसकैरेज महिला की लाइफ को गुड फेथ में सेव करते हुए नहीं किया गया है, तो जो कोई मिसकैरेज करवाया है वॉलेंटरली वो यहाँ पर पनिशेबल होगा, उसके लिए पनिशमेंट इन्हांस किया गया है, वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि एक्सटेंड हो सकेगी 7 सालों तक, एंड फाइन देने के लिए भी वो लायबल होगा। यहाँ पर सेक्शन 312 के जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया है, पहला इंग्रेडिएंट ये होना चाहिए कि जो मिसकैरेज किया गया है वो वॉलेंटरली किया गया होना चाहिए, वॉलेंटरली कॉजिंग अ विमेन विद चाइल्ड टू मिसकैरी, एंड सेकेंडली such miscarriage should not have been caused in good faith for the purpose of saving the life of women, महिला की लाइफ को बचाने के गुड फेथ में ऐसा मिसकैरेज नहीं किया गया होना चाहिए। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया है जो महिला है वो यहाँ पर वो भी ऑफेंडर हो सकती है और या फिर कोई अदर पर्सन भी यहाँ पर ऑफेंडर हो सकता है।
ऐसा कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कि एड किया है या फैसिलिटेट किया है मिसकैरेज, तो वो लाइबल होगा फॉर द ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट ऑफ मिसकैरेज अंडर सेक्शन 312 रेड विद सेक्शन 109 ऑफ IPC। और a person who is liable for an attempt to commit a criminal abortion under section 312 read with section 511 of IPC even if he fails in his endeavor। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, जो कोशिश उसने किया है उसमें वो फेल हो जाता है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर मिसकैरेज कराने के लिए क्रिमिनल अबॉर्शन के अटैम्प्ट के लिए लाइबल होगा सेक्शन 312 के तहत, जो कि सपठित होगा आपके सेक्शन 511 के साथ। और साथ ही ये ध्यान रखना आप कि सेक्शन 312 महिला की सहमति से, प्रेग्नेंट महिला जो है उसकी सहमति से मिसकैरेज किए जाने से संबंधित है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मेडिकल ग्राउंड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर अबॉर्शन किया जाना परमिटेड है, अबॉर्शन की परमिशन है। तो यहाँ पर अबॉर्शन परमिटेड है अंडर सेक्शन 312, वो भी तब जब महिला के लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा हो। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि जो लाइफ है अनबॉर्न चाइल्ड की, उसको तब तक डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा जब तक कि जो उसकी माँ है, जो महिला है, उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट ना किया जा रहा हो। द स्टैट्यूटरी प्रोविजन सीम्स टू रिकॉग्नाइज द फॉइटस राइट टू लाइफ। ऐसा कह सकते हैं कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिए गए हैं ये फॉइटस को राइट टू लाइफ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर गुड फेथ में एक्ट किया गया तो पर्सन जो है वो लीगल प्रोटेक्शन के तहत एंटाइटल होगा। मतलब गुड फेथ में अगर महिला की जान बचाने के आशय से अबॉर्शन किया जाता है, देन इन दैट कंडीशन लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा उस पर्सन को जो कि मिसकैरेज करा रहा है। यहाँ पर गुड फेथ का मतलब क्या है, किस तरीके से गुड फेथ कॉन्स्टिट्यूट होता है, ये चीज़ एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड ये डिसाइड किया जाएगा जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस है प्रत्येक केस के, उनके आधार पर। एक एक्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इस एक्ट को सेक्शन 312 का एक्सेप्शन कहते हैं। इस एक्ट को इनैक्ट किया था जिससे कि जो इलीगल एबॉर्शंस हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। इसके तहत एक महिला को राइट टू प्राइवेसी कन्फर किया गया है, इंक्लूडिंग विद इन इट्स एम्बिट द राइट टू स्पेस एंड टू लिमिटेड प्रेगनेंसीज, एंड उसको राइट मिला हुआ है टू डिसाइड अबाउट हर ओन बॉडी। यहाँ पर इस एक्ट में जो सेक्शन 3 दिया गया है उसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिनके तहत प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन है कि अगर महिला की जो लाइफ है, प्रेग्नेंट विमेन की जो लाइफ है, उसको खतरा है। दूसरी चीज़, अगर क्या होता है, जो महिला है उसकी फिजिकल या फिर मेंटल हेल्थ को ग्रेव इंजरी का थ्रेट है, या फिर महिला रेप की वजह से प्रेग्नेंट हुई है, देन इन दैट कंडीशन प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। इट विल बी लीगल इन दिस सिचुएशन, इट विल बी लीगल। तब भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है जब कोई सब्सटेंशियल रिस्क एग्जिस्ट करता है कि भाई अगर जो बच्चा है वो पैदा हो गया तो वो फिजिकल या फिर मेंटल एबनॉर्मेलिटीज से सफ़र करेगा, एंड मतलब बच्चा जो पैदा होने वाला है बहुत ज़्यादा सीरियस हैंडीकैप बच्चा पैदा हो सकता है वो। तो इन कंडीशंस में भी किया जा सकता है ऐसा। तब भी ऐसा किया जा सकता है जब क्या हो जाता है कि जो मैरिड कपल डिवाइस यूज़ करते हैं, गर्भ निरोधक युक्तियाँ ऐसा कह सकते हैं, जो मैरिड कपल यूज़ करते हैं, अगर वो फेल हो जाती हैं, देन इन दैट कंडीशन फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे ज़्यादा पैदा ना हो इस चीज़ के लिए अगर वो ऐसा कर रहे हैं, देन इन दैट कंडीशन प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना लीगल है। या फिर जो प्रेग्नेंट विमेन है उसकी हेल्थ को लेकर रिस्क है just because of her actual or reasonable force in environment, then in that condition pregnancy terminate की जा सकती है। और जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट की जा सकती है बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद इन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 12 हफ्तों के भीतर क्या किया जा सकता है,
प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। और अगर जो प्रेगनेंसी है वो 12 वीक्स को एक्सीड कर जाती है बट 20 वीक्स से कम की होती है, देन इन दैट कंडीशन जो प्रेगनेंसी है वो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा टर्मिनेट की जा सकती है। तो ये सब कंडीशंस दी गई हैं सेक्शन 3 ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में। प्री में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा एक्ट सेक्शन 312 ऑफ आईपीसी का एक्सेप्शन माना जाता है, तो ये आप याद रखना। तो यहाँ पर सेक्शन 312 में आपका कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज विद द कंसेंट ऑफ वीमेन यानी कि महिला की सहमति से किए गए मिसकैरेज से संबंधित था। एंड अब जो नेक्स्ट सेक्शन हम डिस्कस करेंगे ये आपका विदाउट द कंसेंट ऑफ वीमेन मिसकैरेज किए जाने से संबंधित है। तो कहा गया है सेक्शन 313 ऑफ आईपीसी में कि अगर जो कोई क्या करता है लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन यानी सेक्शन 312 में जो ऑफेंस है डिफाइन उसको कमिट करता है बिना महिला की सहमति के, चाहे महिला को फॉइटस के मूवमेंट का एहसास हो गया हो या ना हो गया हो, यानी कि चाहे विमेन इज इक्विक विद चाइल्ड और नॉट। तो यहाँ पर जो व्यक्ति विदाउट द कंसेंट ऑफ विमेन वो ऑफेंस कमिट करता है जो कि आपका सेक्शन 312 में डिफाइन है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर लायबल होगा फॉर द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास के लिए जो कि एक्सटेंड हो सकेगा 10 सालों तक, एंड फाइन देने के लिए भी वो यहाँ पर लायबल होगा। यहाँ पर कुछ केसेस हैं जैसे कि शांताराम कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2007 का, एंड एक केस है प्रणब कांति सेन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2010 का। इन दोनों ही केसेस में ये बात हेल्ड हो रखी है कि सेक्शन 313 तभी अट्रैक्ट होता है, एक्शन में आता है जब जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट की गई है विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूट्रिस, यानी कि जो महिला है जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है उसकी सहमति के बिना अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है देन आपका सेक्शन 313 एक्शन में आता है। अब यहाँ पर सेक्शन 314 की अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि जो कोई भी विमेन विद चाइल्ड यानी कि जो महिला प्रेग्नेंट है उसके चाइल्ड का मिसकैरेज करने की इंटेंशन से क्या करता है, कोई एक्ट करता है और उसके एक्ट से ऐसी महिला की डेथ हो जाती है, देन जो व्यक्ति एक्ट किया है वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, किसी भी भांति के कारावास के लिए जो कि एक्सटेंड हो सकेगा 10 सालों तक, एंड वो फाइन देने के लिए भी यहाँ पर लायबल होगा। और अगर जो एक्ट है यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई अगर एक्ट महिला की कंसेंट के बिना किया गया है, ये जो भी हमने डिस्कस किया, देन जो व्यक्ति एक्ट किया है वो पनिशेबल होगा ईदर विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, जीवन कारावास के लिए, या फिर विद द पनिशमेंट अबव मेंशन, ये जो पनिशमेंट यहाँ पर मेंशन है या फिर इस पनिशमेंट के लिए वो पनिशेबल होगा। एंड एज पर द एक्सप्लेनेशन टू दिस सेक्शन ये कहा गया है कि ये ज़रूरी नहीं है इस ऑफेंस के लिए जो कि सेक्शन 314 में बताया गया है कि जो ऑफेंडर है वो ये जानना चाहिए कि भाई उसका जो एक्ट है वो डेथ कॉज कर सकता है, उसके द्वारा डेथ कॉज होने का लाइक्लीहुड है, ये उसकी नॉलेज में होना ज़रूरी नहीं है। एक केस था सुरेंद्र चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2000 का। इस केस में एक व्यक्ति जिसका नाम सी था उसके ऊपर ये आरोप लगा था कि जो डिसीज महिला है, जो मृतक महिला है, उसके साथ उस व्यक्ति के यानी कि इस पर्सन के इलिसिट रिलेशंस थे, नाजायज संबंध थे। तो हुआ क्या था कि ये जो सी व्यक्ति है ये महिला को डॉक्टर के पास ले गया था फॉर द पर्पज ऑफ अबॉर्टिंग हर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने के लिए। एंड इस चीज़ के लिए, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए जब डॉक्टर एक्ट कर रहा था, देन बाय हिज एक्ट उसने उस महिला की डेथ कॉज कर दी। तो जैसा कि डॉक्टर ऐसा करने के लिए क्वालिफाइड नहीं था फॉर द पर्पज ऑफ टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी, वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था, ना ही उसका क्लिनिक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव नहीं था, एंड वहाँ पर कोई बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थी फॉर द पर्पज ऑफ अबॉर्शन। तो यहाँ पर इस केस में जो एक्ट
किया गया डॉक्टर के द्वारा इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन विद सी का जो कॉमन इंटेंशंस था उसके अनुसरण में जो एक्ट किया डॉक्टर ने, उस एक्ट से महिला की डेथ कॉज हुई, तो यहाँ पर ये दोनों सेक्शन 314 के तहत लायबल हुए, रीड विद सेक्शन 34। सेक्शन 315 ऑफ आईपीसी के तहत ऐसे ऑफेंस को पनिशेबल बताया गया है जिसके तहत कोई पर्सन क्या करता है, कोई व्यक्ति कोई एक्ट ऐसा करता है जिससे कि वो किसी इन्फेंट, किसी चाइल्ड को पैदा होने से रोक सके, या फिर आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे के जन्म के बाद उसकी डेथ कॉज करता है। तो अगर ये एक्ट गुड फेथ में महिला की जान बचाने के पर्पस से अगर नहीं किया गया है, तो यहाँ पर वो व्यक्ति जो कि एक्ट किया है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग द चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ, तो वो व्यक्ति यहाँ पर पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि एक्सटेंड हो सकेगा 10 सालों तक, या फिर विद फाइन या फिर विद बोथ। सेक्शन 316 ऑफ आईपीसी में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक्ट से किसी कोई अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ कॉज करता है, किसी ऐसे एक्ट से जो कि कल्पेबल होमिसाइड की तरह है उसका एक्ट, और उसके उस एक्ट से जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो उसकी डेथ कॉज करता है, तो तब वो व्यक्ति यहाँ पर पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास के लिए, जो कि एक्सटेंड हो सकेगा 10 सालों तक, एंड वो फाइन देने के लिए भी यहाँ पर लायबल होगा। फॉर एग्जाम्पल जो ए है वो ये जानते हुए कि वो जो एक्ट कर रहा है उस एक्ट से ये लाइकलीहुड है कि जो प्रेग्नेंट विमेन है वो मर सकती है, तो अगर उसके एक्ट से महिला की डेथ होती तो तब वो व्यक्ति अगर लायबल होता फॉर कमिटिंग कल्पेबल होमिसाइड, तो यहाँ पर अगर जो महिला है इंजर्ड हो गई है बट मरी नहीं है, बट मरा कौन है, मर गया है उसका बच्चा, यानी कि जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो मर गया है जो कि उस महिला की कोख में था, तो तब जो ए है वो गिल्टी होगा सेक्शन 316 ऑफ आईपीसी के तहत। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, जो ए है वो बी की ननंद होती है, अब जो बी है वो प्रेग्नेंट है, अब यहाँ पर जो ए है वो बी से बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, वो बी की डेथ कॉज करना चाहती है, बी की डेथ कॉज करने की इंटेंशन से वो सीढ़ियों पर ना तेल गिरा देती है। अब वो तेल गिरा देती है, अब बी जो है वो सीढ़ियों पे से उतरती है, अब जब बी सीढ़ियों से उतरकर आती है तो वो फिसल जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो बी का बच्चा है उसकी कोख में वो मर जाता है, बट बी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी को थोड़ी बहुत चोटें वगैरह आ जाती हैं, तो यहाँ पर जो ए है उसकी जो ननंद है वो यहाँ पर लायबल होगी सेक्शन 316 ऑफ आईपीसी के तहत। सेक्शन 317 ऑफ आईपीसी ये कहता है कि अगर कोई बच्चा 12 साल से कम उम्र का है, तो अगर उसके पिता होते हुए या फिर उसकी माता होते हुए या फिर वो पर्सन जिसकी केयर में ऐसा बच्चा है, इनमें से कोई भी अगर ये क्या करते हैं, ऐसे बच्चे को इस इंटेंशन से कि उसको पूरी तरीके से अबंडन किया जा सके, मतलब उसको पूरी तरीके से त्याग दिया जाए, उसका परित्याग कर दिया जाए, क्या करते हैं, किसी जगह पर एक्सपोज कर देते हैं या फिर लीव कर देते हैं। एक्सपोज मतलब आरक्षित डाल देना, कि जो बच्चा है उसको फिजिकली बाहर छोड़ देना, जिससे उसकी बॉडी को कोई रिस्क हो जाए, कोई डेंजर हो जाए, कोई जोखिम उत्पन्न हो जाए, तो इस तरीके से किसी बच्चे को किसी जगह पर एक्सपोज कर देना या फिर छोड़ देना, वो भी किस लिए, इस इंटेंशन से कि भाई उस बच्चे का पूरी तरीके से त्याग कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो भी ऐसा कर रहे हैं वो व्यक्ति पनिशेबल होंगे विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास के लिए, जो कि एक्सटेंड हो सकेगा 7 सालों तक, या फिर विद फाइन या फिर विद बोथ। एंड एक्सप्लेनेशन में क्लियर किया गया है कि दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर फॉर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड एज द केस में बी इफ द चाइल्ड डाई इन कंसिक्वेंस ऑफ द एक्सपोजर, यानी कि बच्चे को उन्होंने आरक्षित डाल दिया एंड फिर उस वजह से बच्चा मर गया,
तो इस कंडीशन में इस सेक्शन का आशय ये नहीं है कि उस ऑफेंडर को मर्डर या फिर कल्पेबल होमिसाइड के ट्रायल से प्रिवेंट कर सके। मतलब अगर ऐसा होता है कि भाई बच्चा मर जाता है इन कंसिक्वेंस ऑफ सच एक्सपोजर, देन जो व्यक्ति उसको छोड़ा है, लाइक उसका फादर है या फिर उसकी मदर है या फिर वो व्यक्ति है जिसकी केयर में ऐसा बच्चा था और वो बच्चा 12 साल से कम उम्र का था और उसको जिस व्यक्ति ने आरक्षित डाल दिया या फिर छोड़ दिया, तो और फिर उस बच्चे की डेथ कॉज हो गई इन कंसिक्वेंस ऑफ सच एक्सपोजर, देन तब वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो अगर कल्पेबल होमिसाइड है देन वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा, अगर वो मर्डर है देन मर्डर के लिए लायबल होगा। बस इतना कहा गया इस सेक्शन में। और यहाँ पर सेक्शन 317 में ऑफेंस तभी कंप्लीट हो जाता है जैसे ही जो बच्चा है उसको आपने छोड़ दिया है, उसको आरक्षित डाल दिया है, ऐसे बच्चे को जो कि 12 साल से कम उम्र का है और आप उसके फादर हैं या फिर उसकी मदर हैं या फिर आप वो व्यक्ति हैं जिसकी केयर में वो बच्चा था। तो जैसे ही आप उसको क्या कर दिए हैं, आरक्षित छोड़ दिए हैं, एक्सपोजर कर दिया आपने उसका किसी जगह पर या फिर उसको लीव कर दिया आपने विद द इंटेंशन ऑफ होलली अबंडनिंग सच चाइल्ड, तो तब आपका ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चे को कोई एक्चुअल डेंजर हुआ है या फिर बच्चे की लाइफ को कोई खतरा हुआ है। अगर खतरा नहीं भी हुआ है बट आपने क्या किया है, उस बच्चे को छोड़ दिया है, उसको एक्सपोज कर दिया है या फिर उसको लीव कर दिया है किसी जगह पर विद द इंटेंशन ऑफ होलली अबंडनिंग सच चाइल्ड, देन अगर वो बच्चा 12 साल से कम उम्र का है तो तब आपने समझ लो ऑफेंस कंप्लीट कर दिया है। भले ही उस बच्चे को कोई एक्चुअल डेंजर या फिर कोई रिस्क वगैरह उस बच्चे की लाइफ को अराइज नहीं हुआ हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे होता नहीं है कि जो ए है, मान लो कि इसके यहाँ एक लड़की पैदा हो गई, अब ये जो ए था ये चाहता था कि भाई लड़का पैदा हो, बट अनफॉर्चुनेटली अकॉर्डिंग टू हिज क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली लड़की पैदा हो गई। अब इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जब भी वो इस लड़की की तरफ देखता है। तो वो एक दिन क्या किया, इस बच्ची को उठाया और टोकरी में रखा और जंगल में छोड़ के आ गया। तो यहाँ पर ये इसका फादर है और जो लड़की है ये 12 साल से कम उम्र की है और इसने क्या किया है, बच्ची को एक्सपोज कर दिया है या फिर लीव कर दिया, आरक्षित डाल दिया है या फिर छोड़ दिया है विद द इंटेंशन ऑफ होलली अबंडनिंग सच चाइल्ड। देन जो ए है वो सेक्शन 317 ऑफ आईपीसी के तहत लायबल होगा। भले ही यहाँ पर क्या हुआ, अगले दिन जो इसकी वाइफ थी बी, वो इसको ढूंढते हुए, बच्ची को ढूंढते हुए यहाँ पर जंगल में पहुँच गई, देन उसको वो मिल गई और बच्ची को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बट फिर भी यहाँ पर जो ए है वो लायबल होगा। कहने का मतलब है ये। और एक केस था, आप नोट कर सकते हैं, क्वीन एम्परर वर्सेस मिर्चिया। इस केस में हुआ क्या था, जो एक लेडी थी उसने अपने 6 मंथ की जो बेटी थी उसको एक अंधी महिला की गोद में वो रखकर चली गई, यह कहकर कि मैं अभी आकर इसे वापस ले जाऊंगी। बट यहाँ पर जो ये महिला थी इसका इरादा उस बच्ची को वापस ले जाने का नहीं था। तो इस केस में ये बात हेल्ड हुई कि यहाँ पर सेक्शन 317 अप्लाई नहीं होगा, इस महिला को सेक्शन 317 के तहत पनिश नहीं किया जाएगा, बिकॉज इस सेक्शन के एनफोर्समेंट के लिए ये ज़रूरी है कि जो बच्चा है उसको आरक्षित छोड़ दिया जाए। आरक्षित छोड़ दिया जाए मतलब शिशु को फिजिकली रूप से बाहर छोड़ देना जिससे उसके बॉडी को कोई जोखिम उत्पन्न हो। तो यहाँ पर ये एक महिला को देकर गई है, एक ऐसी महिला को देकर गई है जो कि ब्लाइंड है। तो यहाँ पर वो महिला कौन सा बच्ची को खा जाती, मतलब कोई डेंजर थोड़ी है बच्ची को यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो महिला थी इस केस में वो लायबल नहीं हुई। सेक्शन 318 ऑफ आईपीसी में ये कहा गया है कि अगर क्या किया जाता है, जो बच्चा है उसकी बर्थ को कंसील करने के लिए, उसकी बर्थ को, उसके जन्म को छुपाने के लिए क्या किया जाता है, ऐसे बच्चे की डेड बॉडी को कोई अगर क्या करता है, सीक्रेटली दबा देता है, गाड़ देता है, सीक्रेटली बरिंग या फिर अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ द डेड बॉडी, किसी भी तरीके से जो लाश है बच्चे की उसका निपटारा करता है। चाहे ऐसा बच्चा बर्थ होने से पहले मरा हो, बर्थ होने के बाद मरा हो या ड्यूरिंग
इट्स बर्थ, जब पैदा हो रहा था उस टाइम पर मरा हो। तो भाई अगर ऐसे बच्चे का बर्थ इंटेंशनली छुपाने के लिए, कंसील करने के लिए, तो अगर कोई व्यक्ति उसकी जो डेड बॉडी है उसको सीक्रेटली गाड़ देता है या फिर उसकी डेड बॉडी का निपटारा कर देता है, तो वो व्यक्ति पनिशेबल होगा विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि एक्सटेंड हो सकेगी 2 सालों तक, या फिर विद फाइन या फिर विद बोथ। और इस सेक्शन की क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट है यहाँ पर नोट किए हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको पढ़ सकते हैं। बेसिकली इस सेक्शन का इंटेंशन यही है कि जो इन्फेंटिसाइड होता है, जो इन्फेंट्स का डेथ किया जाता है, कॉज इन्फेंट्स की हत्या जो की जाती है, बच्चों को जो मारा जाता है, शिशुओं की जो हत्या की जाती है, उसको रोका जा सके, यही इस सेक्शन का इंटेंशन है। एंड यहाँ पर इस चीज़ को ऑफेंस बनाया गया है कि भाई अगर जो बच्चा है उसके बर्थ को कंसील किया जाता है बाय सीक्रेटली डिस्पोजिंग ऑफ इट्स बॉडी, सीक्रेटली उसकी जो बॉडी है उसका निपटारा आप कर रहे हैं, डेड बॉडी जो है उसका आप निपटारा कर रहे हैं, जिससे जो चाइल्ड है उसकी बर्थ को छुपाया जा सके कि बच्चा पैदा हुआ था, इस चीज़ को सीक्रेट रखा जा सके, देन आप अगर ऐसा कर रहे हैं देन आप लायबल होंगे अंडर दिस सेक्शन। तो आज के वीडियो में हमने सेक्शन 302